नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल करियर स्टडी क्लासेस 2.0 पर। मैं संदीप यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज की जो क्लास है वो इंग्लिश की क्लास है। इंग्लिश को सीखेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से। इंग्लिश को जीरो लेवल नहीं कह सकते क्योंकि इंग्लिश में जीरो होता नहीं। जीरो अपने मैथ में होता है तो उसे बोलते हैं जीरो टू हीरो। इसे बोलेंगे बेसिक टू एडवांस। चलिए आज शुरू करते हैं इंग्लिश की बेसिक नॉलेज यानी कि बेसिक इंफॉर्मेशन। चलिए अब इंग्लिश को शुरू करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके। एक बार आपको बता दें कि ये जो इंग्लिश जो चल रही है ये किस किस एग्जाम को कवर करेगी। एग्जाम का नाम बदलने से इंग्लिश का जो तरीका होता है वो चेंज नहीं होता। इंग्लिश में वही रहता है, वही रूल्स रहते हैं, जो कुछ होता है वही रहता है, लेकिन एग्जाम का नाम चेंज होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो CGL हो, चाहे वो CPO हो, या फिर CHSL हो, या फिर स्टेनो हो, कोई भी एग्जाम हो, जिस एग्जाम में इंग्लिश आती है, जिस एग्जाम में इंग्लिश आती है, रूल्स और वो हर चीज़ सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। चलिए शुरू करते हैं आज इंग्लिश। इंग्लिश जो है वो तीन भागों में डिवाइड है। मैथ जो है वो दो भागों में डिवाइड है, अर्थमेटिक और एडवांस। इंग्लिश जो है वो तीन भागों में डिवाइड है, ग्रामर, वोकेबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन। तीन भागों में डिवाइड है अपनी इंग्लिश, और जो मैथ है वो अर्थमेटिक और एडवांस में डिवाइड है। इंग्लिश को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो ग्रामर जो है, ग्रामर है इसको जानते हैं। ज़्यादा कुछ ना बता के ग्रामर जो है उसमें हमारे सामने किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ग्रामर में हमारे सामने तीन प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे इस ग्रामर में पूछे जाते हैं। कौन कौन से वो क्वेश्चन होते हैं एक बार देखते हैं। पहले जो होते हैं वो एरर वाले क्वेश्चन होते हैं। एरर वाले क्वेश्चन किस तरह से होते हैं? आपके सामने इस तरह से एक वाक्य दिया जाएगा, आपके सामने इस तरह से कोई एक वाक्य दिया जाएगा, उसके 3-4 भागों में डिवाइड किया जाएगा। उसमें आपको एरर बताना होता है, उसमें आपको एरर बताना होता है। ये हुआ फर्स्ट टाइप जिसमें ग्रामर से सवाल आते हैं और सेंटेंसेस आते हैं। दूसरे होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसमें भी क्या होता है, आपको एक वाक्य दिया जाएगा, बीच के सेक्शन पर अंडरलाइन करके आपको बताना होता है कि इस सेंटेंस में क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। तीसरा जो है उसमें होता है फिलअप्स। फिलअप्स किस तरह से होगा, आपके सामने इस तरह से दिया होगा, यहाँ पे आपको बताना होगा कि कौन सा चीज क्या आ सकता है, चाहे वो फिर प्रपोजिशन हो या फिर कोई भी चीज यहाँ पर पूछी जा सकती है, या फिर कंजंक्शन पूछा जा सकता है, इसको और इसको रिलेट करने के लिए क्या आएगा वो पूछा जा सकता है। ये जो होता है वो ग्रामर के अंतर्गत आता है। दूसरी जो चीज होती है वो होती है वोकैब। दूसरी जो चीज होती है वो होती है वोकैब। वोकैब में हमारे पास क्या क्या होता है? सबसे पहले जो होता है वो होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स हुआ, फ्रेज हुआ, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, या फिर इसी में भी आता है यानी कि स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो वोकैब के अंदर ही इंक्लूड कर लिए जाते हैं। और अगर बात करें तीसरा जो सेक्शन होता है वो होता है कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। कॉम्प्रिहेंशन में भी 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको एक जो होता है वो होता है अनसीन पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसी में एक पैसेज दिया होता है आपको। दूसरा जो होता है वो जो होता है आपको पैराजंबल से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको क्लोज टेस्ट से पूछ सकता है। ये जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आता है, वो आपको मैंने सारा का सारा बता दिया। और जो इसमें जो आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, और भी जो चीज वोकैब के अंदर आती है, वोकैब के अंतर्गत जो भी चीज आती है वो सारा का सारा बता दिया है। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी इंग्लिश को। फ्रेजल वर्ब भी वोकैब के ही अंतर्गत आती है।
चलिए इंग्लिश को शुरू करते हैं, इंग्लिश को देखते हैं। सबसे पहले इंग्लिश। इंग्लिश अपने आप में है ही क्या, आप सभी लोग जानते होंगे, लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज को सीखने के हमारे पास 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। जो पहले नंबर पे जो होता है वो होता है लिसनिंग, दूसरे नंबर पे जो होता है वो होता है स्पीकिंग, तीसरे नंबर पे जो होता है वो होता है रीडिंग, चौथे नंबर पे जो होता है वो होता है राइटिंग। जब भी हम किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, जब भी हम किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो हमारे पास 4 स्किल्स होती हैं, 4 स्किल्स होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? पहली जो है वो है लिसनिंग, दूसरी जो है वो है स्पीकिंग, तीसरी जो है रीडिंग और राइटिंग। हम सबसे पहले इंग्लिश को, किसी भी लैंग्वेज को, इंग्लिश को ही नहीं किसी भी लैंग्वेज को पहले सुनते हैं, पहले सुनते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं, उसी के बाद ही तो बोलेंगे। जब सुनोगे उसके बाद बोलोगे, उसके बाद पढ़ोगे और उसके बाद लिखोगे। ये स्किल्स होती हैं। अब लैंग्वेज को हिंदी में बोलते हैं भाषा। भाषा, भाषा और बोली, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? भाषा और बोली, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर भाषा की बात करें, भाषा का अपने आप में ग्रामेटिकल मीनिंग होता है, यानी कि ये ग्रामर से रिलेट करती है, और जबकि बोली नहीं। भाषा ग्रामर से रिलेट करती है, बोली नहीं करती। लिसनिंग, लिसनिंग कहना चाहें कह सकते हैं, या फिर अगर कहना चाहें तो राइटिंग, लिखने का तरीका। ग्रामर में और इसमें नहीं, मतलब भाषा में होता है, बोली में नहीं। ये जो होती है वो होती है लैंग्वेज। स्किल्स को सीखा, उसके बाद हमने भाषा पे आए, भाषा के बाद भाषा और बोली में डिफरेंस भी जाना। उसके बाद आता है, जब भी हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आता है साउंड। सबसे पहले आता ही क्या है? साउंड। जो साउंड होते हैं वो हमारे पास कितने साउंड होते हैं? वो हमारे पास कितने साउंड होते हैं? वो साउंड होते हैं हमारे पास 44 साउंड। ये किसके अकॉर्डिंग होते हैं? किस चीज के अकॉर्डिंग हमारे पास जो होते हैं वो 44 साउंड होते हैं? अकॉर्डिंग टू IPA चार्ट, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो होते हैं वो 44 साउंड होते हैं। आपकी स्क्रीन पर भी IPA का चार्ट है, वो दिख रहा होगा। आप एक बार IPA चार्ट को ध्यान से देखिए और अपना स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। आपके सामने IPA चार्ट दिख रहा होगा, लेकिन उसमें आपको 2 भागों में डिवाइड होकर दिख रहा होगा। एक बार आप IPA चार्ट को देखिए और अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट जरूर ले लें बाद में देखने के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। जब हमने साउंड को सीखा, हमारे पास साउंड आए 44 IPA चार्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने जब साउंड को भी 2 भागों में डिवाइड किया, आपने चार्ट में देखा होगा, एक जो होगा वो वॉवल साउंड में कुछ वॉवल साउंड होंगी और कुछ कॉन्सोनेंट साउंड भी होगी। जो चार्ट में भी आपने देखा होगा, और जो वॉवल साउंड होती हैं वो 20 वॉवल साउंड होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं। 20 जो होती हैं वो वॉवल साउंड होती हैं, 24 कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं। उसके बाद जब हमने सबसे पहले लैंग्वेज को सीखा, लैंग्वेज को पढ़ने के बाद हमारे पास साउंड आया। साउंड जब हमने पढ़ा, उसके बाद हम थोड़े और आगे बढ़े, उसके बाद हमारे पास आया ही क्या, उसी को हमने कहने की कोशिश की, दैट इज कॉल्ड लेटर। अब लेटर जो सीखे, लेटर हमने बचपन में भी पढ़े। लेटर जो होते हैं हमारे पास 26 लेटर होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट।
उन्हीं को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट बोलते हैं, ना कि अल्फ़ाबेट्स। एस नहीं लगाते, क्योंकि जो लेटर होते हैं वो अपने आप में होते ही कितने हैं, 26। वो पहले से ही प्लूरल है, हमें प्लूरल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने लेटर को दो भागों में डिवाइड किया। पहला जो होता है वो होता है वोवल, दूसरा जो होता है वो होता है कॉन्सोनेंट्स। जो वोवल होते हैं वो हमारे पास 5 होते हैं, और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं बचे हुए सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स। आप वोवल अच्छी तरह से जानते होंगे। जो वोवल्स होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये कुछ वोवल होते हैं, बाकी बचे हुए सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स। यहां तक आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। पहले एक बार बाइंड अप करते हैं जितना भी पढ़ाया शुरू से। हमने पहले जाना कि इंग्लिश है क्या, लैंग्वेज। लैंग्वेज को सीखा हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करके। उसके बाद हम थोड़े और आगे बढ़े, उसके बाद साउंड आया, साउंड को भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया और जाना आईपीएस चार्ट क्या होता है। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े, उसके बाद हमने लेटर को जाना, लेटर क्या होते हैं। अब भी उससे भी आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं, उसके बाद हमारे पास आता है वर्ड। जब हम लेटर को सीखा उसके बाद हमारे पास आता है वर्ड। वर्ड क्या होता है, वर्ड क्या होता है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब वर्ड की तरफ मूव करते हैं। चलिए अब वर्ड को देखते हैं। वर्ड हिंदी में इन्हीं को बोलते हैं शब्द। एक वर्ड की अगर एक छोटी सी डेफिनेशन देना चाहें तो हम बोल सकते हैं अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड, लेटर सॉरी। यूनिट्स ऑफ लेटर, अ मीनिंगफुल यूनिट्स ऑफ लेटर, उन्हीं को हम बोलते हैं वर्ड। मतलब कि लेटर्स का ऐसा समूह जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे, दैट इज कॉल्ड वर्ड। एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। आपके सामने पहला एग्जाम्पल, कुछ लेटर्स का समूह है जिसको आपको देखते हुए बताना है कि ये वर्ड है या नहीं। वर्ड की डेफिनेशन आपको बता चुके हैं कि कंप्लीट मीनिंग, जिसका कंप्लीट मीनिंग या मीनिंगफुल साउंड आए उसे हम बोलते हैं वर्ड। अब बताइएगा एक्ट जो है वो इसकी मीनिंग है या नहीं। आप कहेंगे है। इसी को अगर और जानना चाहें तो अगर इसकी कोई मीनिंग है, इन्हीं को आगे पीछे किया और एक और वर्ड बन गया हमारे पास कैट, आप कहेंगे इसकी भी मीनिंग है। अगर हम कहना चाहें इसकी कोई मीनिंग है, आप कहेंगे नो सर। बट अगर और लिखना चाहें, एक और एग्जांपल के जरिए समझते हैं, कार, इसका भी मीनिंग है तो ये भी वर्ड हुआ। अगर इसका मीनिंग है तो ये भी हुआ। और अगर और लिखना चाहें, इसका मीनिंग क्या है, ARC, आर्क मीनिंग्स होता है चाप, इसका भी मीनिंग हुआ, ये भी हुआ, वर्ड के अंतर्गत आया। और उसके बाद आया RCA, इसका कोई मीनिंग नहीं है तो ये नहीं होगा। यहाँ तक आपने वर्ड को समझ लिया होगा। वर्ड्स को समझने के बाद इसी यूनिट्स की वैल्यू, इसी यूनिट्स को ही हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही हिंदी में हम बोलते हैं शब्द विचार। अब आगे सीखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास होते कितने हैं। आप लोग कहेंगे 8।
आप लोग कहेंगे 8। अब तक की जो किताबें हैं, जो पहले जो आई हैं उनमें 8 दिए थे, अब जो आ रही हैं उनमें 9 हैं। कौन कौन से हैं 8 और कौन सा 9 इंक्लूड हुआ है वो समझते हैं। सबसे पहले जो है वो है नाउन। सबसे पहला जो है वो है नाउन। दूसरा जो है वो है प्रोनाउन। तीसरा जो है वो है एडजेक्टिव। चौथा जो है वो है वर्ब। चौथा जो है वो है वर्ब। पांचवा जो है उसी को हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। छठा जो है उसी को हम बोलते हैं प्रेपोजिशन। उसके बाद जो आता है सातवां जो होता है वो होता है कंजंक्शन। और जो आठवां जो होता है वो होता है इंटरजेक्शन। हमने पार्ट ऑफ स्पीच को देखा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब आप लोग कहेंगे जो नमा इंक्लूड हुआ है वो कौन सा है, उसी को हम लोग बोलते हैं, हैशटैग लगाकर लिख देते हैं, आर्टिकल। इसी को हम लोग बोलते हैं आर्टिकल। अगर पार्ट ऑफ स्पीच 8 हैं और 9वां ये इंक्लूड है, हम इनकी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी डेफिनेशन देना चाहेंगे, चलिए अब सबकी छोटी छोटी सी डेफिनेशन देते हैं। चलिए अब नाउन को देखते हैं। नाउन की अगर एक छोटी सी डेफिनेशन देना चाहें, आप लोगों ने बचपन में बहुत पढ़ा होगा, आपको रटाया गया होगा नाउन की डेफिनेशन को। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। इस तरह से रटाया गया, वो आज दिन तक याद है, वो निकल ही नहीं रही। अगर हम नाउन की एक छोटी सी डेफिनेशन देना चाहें तो वो होती है नेमिंग वर्ड। दुनिया में हर वो चीज जिसका अपने आप में पर्टिकुलर नाम है वो नाउन के अंतर्गत आती है। नेमिंग वर्ड भी दो तरीके से हो सकता है। कुछ जो चीज़ें जो विजुअल हैं, मतलब कि जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, और कुछ जो चीज़ें हैं जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एंगर, गुस्सा आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं गुस्सा। हवा आई, हवा, एयर, इसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं, इन्हें हम फील ओनली की कैटेगरी में रखते हैं। और जो विजुअल जिन्हें हम देख सकते हैं उन्हें हम, ये हुआ हमारा नाउन। नाउन के बाद जब हम आगे बढ़े तो हमारे पास प्रोनाउन आया। प्रोनाउन की डेफिनेशन को अगर हम छोटे भागों में देना चाहें तो वो क्या होगी, जिसे नाउन के स्थान पर जो चीज़ यूज हो रही है उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। आपने बचपन में बहुत पढ़ा होगा। अगर एक छोटी सी डेफिनेशन इसकी भी देना चाहें तो उसे हम कह सकते हैं रिप्रेजेंट ऑफ अ नाउन, मतलब कि जो नाउन को रिप्रेजेंट कर दे उसी को हम बोलते हैं प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं टू क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर दे उसी को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। और वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है जो हमें एक्शन को दिखाए, या स्टेट को दिखाए, किस अवस्था है, इस चीजों को अगर दिखाए, वो जो होती है वर्ब। वर्ब को भी जो इंक्लूड कर ले वो होता है एडवर्ब। एडवर्ब को अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं टू क्वालिफाई ऑफ अ वर्ब। इसे लिख सकते हैं क्वालिफाई ऑफ अ वर्ब। और अगर प्रपोजिशन को कहना चाहें, प्रपोजिशन जो होता है वो एक रिलेटिंग वर्ड होता है। प्रपोजिशन जो होता है वो एक तरीके से रिलेट करता है, एक दूसरे में संबंध को बताता है। इसी की अगर छोटी सी डेफिनेशन देना चाहें तो वो हुई रिलेटिंग वर्ड। उसके बाद आए कंजंक्शन की तरफ। ये बोलते हैं भाई साहब मैं ज्वाइन कराता हूं एक दूसरे के रिश्ते को, रिश्ता किसी का भी हो, वर्ड का वर्ड से हो या फिर सेंटेंस का सेंटेंसेस से हो, किसी का, ये जोड़ते हैं। कंजंक्शन जो है वो एक दूसरे को जोड़ते हैं, इन्हीं को बोल दिया ज्वाइनिंग वर्ड।
उसके बाद कंजंक्शन जो हुआ वो से हमने कहा ज्वाइनिंग वर्ड। उसके बाद हम पहुंचे इंटरजेक्शन की तरफ। इंटरजेक्शन भाई साहब बोलते हैं जो सडन फीलिंग को एक्सप्रेस कर दे। इंटरजेक्शन जो है जो अचानक में आई फीलिंग्स को दर्शाते हैं हमारे सामने। जैसे एक एग्जांपल देना चाहें, आप बैठे हैं, आप कुर्सी पर बैठे पढ़ रहे हैं, अचानक कुर्सी टूट जाए, आप क्या कहेंगे? वाह। कुछ जो अचानक में आए वर्ड उन्हीं को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। इसका डायरेक्टली यूज हमें इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट के टॉपिक में यानी कि नरेशन के टॉपिक में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। चलिए एक बार एक चीज और देखते हैं, अगर ये चीज जो है वो एक दूसरे से किस तरह से रिलेट हैं। अगर हमारे पास नाउन ना होता, अगर हमारे पास नाउन ना होता तो इन सब का रोल क्या होता, एक बार जानिए। नाउन जो हुआ वो हुआ नेमिंग वर्ड, नाउन जो हुआ वो हुआ नेमिंग वर्ड। अगर हमारे पास नाउन नहीं है, ठीक, तो भाई साहब प्रोनाउन वो है वो किसे रिप्रेजेंट करेंगे? इनकी भी वैल्यू खत्म होती है। अगर नाउन नहीं तो प्रोनाउन भी नहीं, ये भी एलिमिनेट हुए। अगर नाउन नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो भाई साहब क्वालिफाई कैसे करेंगे? क्वालिफाई किसे करेंगे? तो ये भी बाहर हो गए, एडजेक्टिव भी बाहर हुआ। मतलब एक दूसरे से रिलेशन है इन सब का। अगर आप नाउन नहीं समझे तो प्रोनाउन समझ में दिक्कत आएगी, प्रोनाउन भी नहीं समझे तो एडजेक्टिव तो भाई साहब गया ऊपर से। उसके बाद हम आए वर्ब। वर्ब जो हमने बताया एक्शन को दिखाती है, स्टेट को दिखाती है। एक्शन को दिखाती है, स्टेट को दिखाती है। एक्शन, एक्शन करेगा कौन? जो डूअर यानी कि जो नाउन होगा। स्टेट यानी कि जो नाउन को दिखाएगा, मतलब कि जो करेगा उसी को तो दिखाएगा वर्ब। जब करेगा ही नहीं कोई तो वर्ब किसे दिखाएगा? किसी को भी नहीं। तो ये भी मतलब एक दूसरे से रिलेशन किस तरह से है, वर्ब को भी क्वालिफाई करें। ये जब प्रेपोजिशन है जो रिलेट करता है, रिलेट करेंगे किसको? जब नाउन नहीं होगा, प्रोनाउन नहीं होगा तो ये तो। और भाई साहब संबंध किससे कराएंगे? बाहर हुए ज्वाइनिंग वर्ड, ज्वाइन किसे कराएंगे? खराब। इस तरह से एक दूसरे से किस तरह से रिलेट है, हमारी जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसको समझते हैं। हमने वर्ड तक समझा, वर्ड तक समझ लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्ड के बाद हमने पार्ट ऑफ स्पीच को भी समझा। अब उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारी तरफ आती है फ्रेज। फ्रेज, फ्रेज क्या होती है? चलिए उसको भी समझ लेते हैं। ओके, अब बात करते हैं फ्रेज की। फ्रेज, फ्रेज जब हमने वर्ड को पढ़ा उसके बाद हमने पार्ट ऑफ स्पीच को भी समझ लिया। अब हमारे पास वर्ड के बाद आता है फ्रेज। वर्ड के बाद आता है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज क्या होता है? अगर हम फ्रेज को कहना चाहें तो क्या कह सकते? अगर समझ रहे हैं फ्रेज, फ्रेज को कहना चाहें तो कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ वर्ड, मतलब कि शब्दों का समूह। कलेक्शन ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह जिसका कंप्लीट मीनिंग हो या ना हो, जिसका कंप्लीट मीनिंग हो या ना हो। जिसका कंप्लीट मीनिंग ऐसे लिख सकते हैं तो नॉट अ कंप्लीट मीनिंग। आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसके जरिए समझाते हैं। जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, इसका मतलब कि शब्दों का समूह तो है, शब्दों का समूह तो है, लेकिन राम और श्याम का कुछ मीनिंग अलग आ रहा है। कुछ ऐसा मीनिंग जो कुछ डिस्क्राइब कर सके? नहीं ना। ये जो है फ्रेज तो है, फ्रेज है जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है। तो यहां से आप समझ सकते हो कि जो कलेक्शन ऑफ वर्ड होता है जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है उसे हम बोलते हैं फ्रेज। लेकिन जो फ्रेज हैं, फ्रेज जो होती हैं उसमें अगर हम लिखना चाहें एक पॉइंट और लिख सकते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट होता है, अब बताइए आप, इस जो फ्रेज होती है उसका सब्जेक्ट होगा या नहीं होगा? सब्जेक्ट होगा या नहीं होगा? सब्जेक्ट और वर्ब,
ये एक फ्रेज में होंगी या नहीं होंगी, आप लोग क्या कहेंगे? ना ही इसमें सब्जेक्ट होगा, ना ही इसमें वर्ब होगी। अगर सब्जेक्ट और वर्ब आ गए, अगर सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे हुए और उनका तो कुछ ना कुछ मीनिंग आएगा ना। तो जो फ्रेज होती है, आई होप आप लोग यहां तक समझे होंगे। एक और एग्जाम्पल के जरिए से आप लोगों को समझाना चाहेंगे। अगर लिखना चाहें रोहित संग माई फेवरेट सॉन्ग, रोहित sang माई फेवरेट सॉन्ग। गलत, रोहित sang माई फेवरेट सॉन्ग। अगर सॉन्ग को देखें, फेवरेट को देखें और इन तीनों को हमने एक ही में मर्ज किया, ये फ्रेज तो हुआ, कलेक्शन ऑफ वर्ड तो है, लेकिन इसका कुछ अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं है जो कि किसी चीज को डिस्क्राइब कर सके। अगर यहीं से अगर हम कहना चाहें, यहीं से हम अगर कहना चाहें रोहित sang माई फेवरेट सॉन्ग, आप लोग यही कहना चाहोगे ना। ये जो है वो है फ्रेज। ये कौन सी फ्रेज है? ये कौन सी फ्रेज है? ये कौन सी फ्रेज है? नाउन फ्रेज। हमारे पास फ्रेज जो होती हैं वो 3 प्रकार की फ्रेज होती हैं। कौन कौन सी फ्रेज होती हैं एक बार देखते हैं। पहली जो होती है वो होती है नाउन फ्रेज। दूसरी जो होती है वो होती है, पहली जो होती है वो होती है नाउन फ्रेज। दूसरी जो होती है वो होती है एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। तीसरी जो होती है वो होती है एडवर्ब फ्रेज। 3 तरह की फ्रेज होती हैं। जब नाउन टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे जो भाट, हुम या हु का रिप्लाई दें, वो जो वर्ड होते हैं वो नाउन होते हैं। आई होप अब आप लोगों को जो फ्रेज है वो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेज के बाद। फ्रेज के बाद हमारे पास आता है क्लाउज। क्लाउज क्या होता है? क्लाउज क्या होता है? I will give him some books। यदि वह यहां आया तो मैं उसे कुछ किताबें दूंगा। यहां पर भी सब्जेक्ट और वर्ब है, यहां पर भी सब्जेक्ट और वर्ब है। तो इस जो सेंटेंस है इसमें क्लाउज आपको बतानी है कितनी क्लाउज हैं, कितनी क्लाउज हैं। देखिए ये जो है एक क्लाउज तो ये हुई, क्योंकि यहां पर भी सब्जेक्ट और वर्ब एक स्टेटमेंट बना रही है, ये भी एक क्लाउज हुआ। और एक क्लाउज यहां से निकल के आती है पूरे सेंटेंस से, क्योंकि यहां पर भी सब्जेक्ट और वर्ब है तो एक क्लाउज यहां से। इस सेंटेंस में 2 क्लाउज हैं, 2 क्लाउज। लेकिन क्लाउज भी हमारे पास 2 प्रकार की होती हैं। क्लाउज भी हमारे पास 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है डिपेंडेंट क्लाउज, एक होती है इंडिपेंडेंट क्लाउज। मतलब कि एक जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक निर्भर नहीं है। अभी सीखेंगे। एक बार आप इस वाक्य को देखिएगा। इसे अगर देखते हैं, इसी वाक्य के जरिए से एक बार समझ लेते हैं। इफ ही कैम, अगर इन्हें उठाया जाए, पहली क्लाउज को अगर उठाया जाए, इफ ही कैम, यदि वह यहां आया, यदि वह आया, इस वाक्य का अर्थ यह है यदि वह यहां आया। पूरा मीनिंग है या नहीं है? पूरा मीनिंग नहीं है, तो इसी को बोलते हैं डिपेंडेंट क्लाउज।
डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब कि इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है, ये इस वाक्य के ऊपर, इस क्लॉज के ऊपर डिपेंड है, बट इस क्लॉज का पूरा पूरा मीनिंग है। वह अगर यहां आया तो मैं उसे किताबें दूंगा, इसका मीनिंग है तो ये हुआ इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये जो था वो था क्लॉज को डिवाइड करने का तरीका, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर यहीं से और आगे बढ़ने की कोशिश करें, फ्रेज के बाद अगर सेंटेंस की तरफ बढ़ें, अगर जब उसके बाद क्लॉज के बाद उसके बाद जो आता है वो होता है सेंटेंस। उसके बाद आता है सेंटेंस। जिस तरह से पहले हमारे पास एक बार पूरा सा बाइंड अप कर लिया जाए, उसके बाद आगे आते हैं। सबसे पहले हमने सीखा इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ बढ़े, उसके बाद साउंड की तरफ आए, उसके बाद लेटर आया, लेटर के बाद हमारे पास वर्ड, उसके बाद फ्रेज, उसके बाद क्लॉज, उसके बाद आता है हमारे पास सेंटेंस, उसके बाद आता है हमारे पास सेंटेंस। आपने जो वर्ड, फ्रेज और क्लॉज है उसको अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, तो आपको जो सेंटेंस है उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर सेंटेंस को समझने की कोशिश करें, सेंटेंस वो होता है जिसका कंप्लीट मीनिंग हो, जिसका कंप्लीट मीनिंग हो। अगर डिपेंडेंट क्लॉज है, इसको हम सेंटेंस की उपाधि दे सकते हैं, इसको हम सेंटेंस कह सकते हैं क्योंकि इसका एक कंप्लीट मीनिंग है। अगर सेंटेंस का अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं किस तरह से, अगर हम लिखना चाहें जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही तो होता है, सब्जेक्ट और वर्ब हो और कंप्लीट मीनिंग हो, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब होनी चाहिए, ये जो तरीका है। और डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज को भी हम सेंटेंस की कैटेगरीज में रख सकते हैं, रखते हैं। ये जो था वो है सेंटेंस को समझने का तरीका। और सेंटेंस है उसमें ग्रामेटिकल जो सेंस होती है वो भी काम करनी चाहिए। ये जो था वो हुआ सेंटेंस। सेंटेंस के बाद अब अगली क्लास में हम शुरू करेंगे नाउन को। पहली क्लास जो होगी, अब ये जो था वो था इंग्लिश को इंट्रोडक्शन कह सकते हैं इसको। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नाउन से शुरू करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर बनता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।